हाँ, नमस्कार। आज मैंने लोकमत समाचार पत्र की एक कटिंग जो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही थी कि यूपी के 5,000 स्कूल बंद होंगे। इस पर मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में कुछ जानकारियाँ शेयर किया जाए, चर्चा किया जाए ताकि जो लोक सरोकार के मुद्दे हैं, वहाँ पर हमें एक अपनी आवाज़ को रखनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों की जो स्थिति है वो एक जटिल समस्या है, क्योंकि प्रदेश बड़ा है, ग्रामीण एरिया इसमें बड़े हैं और राजनैतिक मंशा, कारपोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का प्रभाव, कुछ सामाजिक जो अभी जो दृष्टिकोण है स्कूलों के प्रति, जो प्रशासन और जो आर्थिक सिचुएशन इस समय चल रही हैं, इन सब के चलते एक बहुत ही जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। और कॉरपोरेट और सरकारें इसका लाभ उठा करके चाह रही हैं कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए ताकि दोषारोपण कोई उन पे ना कर सके और यह बिल्कुल लगे कि ये बड़ा अच्छा कार्य है। जबकि स्कूलों को मर्जर करना, कंपोजिट विद्यालय में तब्दील करना, शिक्षकों को सरप्लस दिखाना और विद्यालयों को बंद करना, ये सरकार की नीतिगत असफलता का द्योतक है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में अब भी अपर्याप्त आधारभूत संरचना है। पक्की इमारतें जो पहले की बनी हैं वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की शिकार रही हैं और बहुत थोड़े ही समय में उनकी स्थिति फिर खराब हो गई। शौचालय की स्थिति, पेयजल की स्थिति, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शौचालय की स्थिति, विद्युतीकरण, पुस्तकालय और खेल सामग्री, ये सारे चीज़ों के लिए बजटें रहती हैं, लेकिन वो अपर्याप्त बजट रहती है क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और उस महंगाई को केयर करते हुए ये सारी चीज़ें नहीं की जाती। आज एकल विद्यालयों की संख्या प्रदेश में बहुत अधिक है। 970 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे कोई शिक्षक ही नहीं है और इसके बावजूद हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। बिना ज़रूरत वाली जगहों पे भी तमाम ऐसे विद्यालय खोल दिए गए राजनीतिक प्रभाव में, विद्यालयों का ठेका देने के उद्देश्य से और वोट बटोरने के चक्कर में। जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं थी वैसे स्कूलों में निश्चित रूप से बच्चे कम होंगे और बच्चे कम आएंगे तो फिर ये शिक्षकों के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ा जाएगा कि वहाँ बिल्कुल बच्चे नहीं हैं। भैया अपनी स्कूल क्यों खोला? और धड़ाधड़ प्राइवेट स्कूलों को मान्यताएं प्रदान करना बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर जांच किए भी एक कारण है। और वो लोक लुभावन और जो समाज में एक मनोवृत्ति बनी हुई है प्राथमिक स्कूलों के प्रति, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे समाज के माध्यम से हो, कि वहाँ पर लगता है कि ये इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। स्कूलों में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है पूरी तरह से उसे लागू नहीं किया जा रहा है और कि शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए, प्रत्येक कक्षाओं के लिए शिक्षक हैं, न्यूनतम जो अधिगम दक्षता की संप्राप्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं क्या उनकी व्यवस्था है, और शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षकों हेतु जो न्यूनतम सुविधाएं हैं क्या उपलब्ध हैं। ये सारी चीज़ों को जब पूरा किया जाएगा तब जा कर के हम कहेंगे कि आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। भवन निर्माण से लेकर विभिन्न परियोजनाओं में, कार्यों में, विभिन्न प्रकार के क्रय में इतना राजनीतिक मिली भगत है, घपलेबाजी है कि उससे निश्चित रूप से हर स्तर पर गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। नियुक्ति में, ट्रांसफ़र पॉलिसी में, संयोजन में, प्रमोशन में, विद्यालय से शिक्षकों के अटैचमेंट में, इस तरह एमडीएम के क्रियान्वयन में हर जगह पर कहीं न कहीं राजनीति हावी है और उससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके लिए शिक्षकों को जिम्मेदार केवल ठहराया नहीं जा सकता है। शिक्षकों की कमी है और नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी है। राजनीतिक हस्तक्षेप और आरक्षण एक जटिल समस्या बना हुआ है
और यूपी के 970 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जैसा कि लोकमत के समाचार में ये चीज़ छपा हुआ है। शिक्षकों का समय पर विद्यालय में उपस्थित न रहना एक कारण बताया गया है, जबकि इसके पीछे दूसरे कारण हैं। शिक्षक जब विविध प्रकार के शिक्षणेतर कार्यों में इन्वॉल्व रहेगा और उन कार्यों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, तो शिक्षक समय पर उपस्थित होने में उसे समस्याएं होंगी। जैसे चुनाव में की ड्यूटी है, सर्वेक्षण है, बीएलओ का कार्य है, मत सूची का निर्माण है, इसके बाद जनगणना है, ऐसे कार्यों में लगाया जाएगा। और शिक्षा मित्रों की जो दशा है वो बिल्कुल, हम कहते हैं कि शिक्षक है, अरे शिक्षा मित्र तो पूरा जन जन है, लेकिन शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक का कार्य आज 20 साल से कर रहे हैं, उन्हें आज बदतर हालत में रखा गया है। आज महंगाई सबके लिए बढ़ रही है, क्या शिक्षा मित्रों के लिए महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या उनका मानदेय जो दिया जा रहा है वो किस दृष्टिकोण से पर्याप्त है? क्या उस पर कोई समिति बैठी कि उतने में उनका गुजारा अच्छे से हो सकता है, अब बिना स्ट्रेस के वो विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं? इस पे विचार करने की जरूरत है। उनका अस्थायीकरण हो या उनको पर्याप्त मानदेय की व्यवस्था की जाए, इसमें शिक्षा के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा जाए, न कि राजनीतिक दृष्टिकोण से। 2018 के बाद पूरे प्रदेश में कोई भर्ती नहीं हुई है, उस भर्ती पे भी तमाम तरह के कोर्ट में कवायदे चल रही है, और ये प्रकरण शिक्षकों को किसी तरह से बाहर कर दो, उनको सस्पेंड कर दो, उनको बर्खास्त कर दो, उनसे कुछ कोई न कोई वसूली का इंतजाम कर लो, ये सब चीज़ें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा नहीं रही है। शिक्षक जब स्ट्रेस में रहेगा, शिक्षक में जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कायम रहेगा, तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने वाली नहीं है। इसके बाद शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म निकाला जाता है, वो देखा जाता है कि कब चुनावी साल आने वाला है, उस साल में निकाला जाए, ताकि एक वोट बटारने का वो जरिया बन जाए। तो ये जब हम इस दृष्टिकोण से शिक्षक भर्ती निकालेंगे कि शिक्षा को हमें बढ़ाना है, शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, फ्रेश नियुक्ति करनी है, कोई कोर्टेबल मैटर ना बने, और हमारे प्राथमिक विद्यालयों में अच्छे और प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त हों, तब तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। जब हम इसे राजनीति के दृष्टिकोण से देखेंगे, चुनावी और चुनाव जीतने के हथकंडा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो ये कभी इसमें फलीभूत होने वाला बढ़िया चीज़ नहीं है। इसके बाद शिक्षकों में को शिक्षणेतर कार्यों में इन्वॉल्व कीजिए। तमाम आयोजन, कुंभ है, कोई मेला है, आयोजन है, वो दीपक जलवाना है, तमाम ऐसे कार्य हैं। ठीक है, संस्कृति से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जोड़िए, समाज से जोड़िए शिक्षक को, लेकिन क्या महीनों महीनों के लिए स्कूलों को बंद कर देना उचित है? और अब बात करेंगे कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बच्चों में गुणवत्तापूर्ण अधिगम दक्षता विकसित नहीं हो रही है, तो यह स्थिति ठीक नहीं है। यह दोषारोपण के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सरकारें हैं, नीतियां हैं। और शिक्षक को केवल पढ़ाने से आप जोड़ के देखिए रखिए, शिक्षक निश्चित रूप से अच्छा पढ़ाएगा और अच्छा काम भी करेगा। शिक्षक जो शिक्षण की गुणवत्ता है और जिसमें आधुनिक शिक्षण विधियों को लागू नहीं कर पा रहा है शिक्षक, तो उसमें केवल शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव है, बच्चों को इंडिविजुअल लर्निंग करानी है, बच्चों को टीम स्पिरिट उनमें डेवलप करना है, उनके टैलेंटेड को उभारना है, उनमें क्रिएटिविटी के माध्यम से उन्हें क्रिएटिव बनाना है। लेकिन इसके लिए एक उचित वातावरण सृजन केवल अकेले शिक्षक नहीं कर सकता है, इसके लिए सोसाइटी और इसके लिए सरकार दोनों को आना पड़ेगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण को स्तर को निम्नतर दिखाने का एक चल रहा है प्रयास, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, राजनीतिक, प्राइवेट के जो स्कूल हैं और कॉरपोरेट है, जिसे लग रहा है फैशन हो गया है कि प्राइमरी स्कूल बहुत खराब है। अरे भाई, हम लोग प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, उस समय इससे दशा ज़्यादा खराब थी, और अब तो प्राइमरी स्कूलों की हालत पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि जो शिक्षक आ रहे हैं वो बहुत ही योग्य हैं। इसके बाद सरकारी शैक्षणिक नीतियों में रोज़ नया प्रयोग करिए। अभी तमाम जो शिक्षा परियोजना के अधिकारी होते हैं, जो उनके मन में आता है, उनको ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, न जानकारी है, और जानकारी भी है
तो उनको सेकेंडरी सोर्सेज से चीज़ें पता चलती हैं। वो खुद न प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, न प्राइमरी स्कूल में गए हैं, न प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, उनके अभिभावकों से, उनके शिक्षकों से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है जिससे कि वो प्राइमरी स्रोतों से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। तो उन्हें तो तमाम मीडिया, तमाम एनजीओ जो किस तरह से चलते हैं ये सभी लोग जानते हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज के आधार पर जो सूचना प्राप्त होती है और उस आधार पर आप निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से ये कभी ठीक ढंग की नीतियाँ आप नहीं बना पाएंगे। इसके बाद नीति नियंताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो स्थानीय सिचुएशंस हैं उसकी नीड्स क्या हैं और उनको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। अगर उसके प्रबंधन में, उसके सप्लाई में यदि शिक्षकों को सहयोग मिला तो शिक्षक निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते हैं, क्योंकि वो उसी के लिए नियुक्त हुए हैं, उनको इस बात की पूरी जानकारी है। दूसरी तरफ टीचरों पर एक प्रेशर रहता है कि कागजी खाना पूर्ति हो, ज़मीन पे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन कागज अच्छा बनना चाहिए। इस सिलसिले में भी एक नाजायज दबाव है जिस पे शिक्षकों को ध्यान देना पड़ता है। वो पढ़ाई छोड़ करके कागज़ की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, ऐप्स पे सूचना भेजने में ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। सूचनाएं अनुसरण का माध्यम है, निश्चित रूप से वो होना चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी में तो हम लर्निंग अचीवमेंट और लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करें, न कि इंफॉर्मेशन भेजने पे। और शिक्षकों की जो ऑटोनॉमी की मैं बात करना चाहूँगा, ऑटोनॉमी शिक्षकों को दिया जाए और ताकि वो थोड़ा अपने ढंग से स्कूलों को डिज़ाइन कर सके, कोर्सेज को डिज़ाइन कर सके, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को वो एडॉप्ट कर सके। जिस तरह की सिचुएशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी क्रेडिट को बढ़ाने की ज़रूरत है। हम शिक्षक को उपेक्षित करके, उसे सम्मान न दे करके नहीं हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकारी स्तर पर अधिकारी लोगों को भी सोचना होगा और समाज को भी सोचना होगा। प्रबंधन के स्तर पे हम देखते हैं कि केवल खाना पूर्ति है एसएमसी को और विलेज एजुकेशन कमेटी को, मदर टीचर एसोसिएशंस को इस तरह के निगरानी का जो कार्य दिया जाता है, सोशल ऑडिटिंग होती है, वो केवल फॉर्मेलिटी है, केवल पेपर पे है। क्योंकि मैं खुद प्राथमिक विद्यालय में लंबे समय तक रहा हूँ और देखा हूँ कि पीटीए की बैठक में कितने लोग आते हैं। एसएमसी के मेंबर 3 बार खबर भिजवाइए तो भी उपस्थित नहीं हो पाते। उस दिन लाख मोटिवेट करिए लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन आती है। और एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब ग्राम प्रधान को उससे आप जोड़ेंगे तो एक पॉलिटिकल इंटरफेयर उसमें रहेगा कि वो व्यक्ति जाति के आधार पर, वो व्यक्ति अपने पक्ष विपक्ष के आधार पर तमाम एंगल से चीज़ों को देखने लगता है। सारे ऐसे नहीं हैं लेकिन कुछ ज़रूर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये पूरे विभाग की जो फेस वैल्यू है वो गिरती है। इसके बाद ग्रामीण अभिभावक, बच्चे ग्रामीण के ही पढ़ते हैं तो उनके अभिभावकों में खुद शिक्षा के प्रति उदासीनता और जागरूकता उस स्तर का नहीं है जो होनी चाहिए। इसके कारण भी हैं, वो गरीब हैं, अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में हैं, उनको बेरोजगारी झेलना है, बढ़ती हुई महंगाई में उनको सर्वाइव करना है और घरेलू धंधा काम धंधे में वो बझे रहते हैं। वो अपने बच्चों पर ध्यान देंगे कि वो अपने जीविकोपार्जन के साधनों की तरफ देखेंगे। और जो निरीक्षण और मूल्यांकन की प्रणाली है ये भी केवल कागजी रह जाती है और कार्यवाही और पैसे वसूली का जरिया बन जाता है। इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है यदि हम चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार। इसके बाद मिड डे मील योजना है, तमाम गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म का देना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, जूते मोजे हैं, या तमाम और एमडीएम है। तो इनकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए। जब प्रॉपर बजटिंग नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार के भी शिकार हो सकते हैं और इनएप्रोप्रिएटनेस के भी शिकार हो सकते हैं। अब एमडीएम में अब प्रधान के साथ लिंकअप है और वो कोई ना कोई उसका एजेंट रहता है, तो उसमें किस तरह की एमडीएम निर्माण में बाधाएं आती हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में है उन्हीं को पता है। कुछ निश्चित रूप से ऐसे प्रधानाध्यापक भी मिल जाएंगे जो कागज कार्रवाई करके और उनके भी से भी लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं, अधिकांश ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय में रह करके इन चीज़ों को बड़ी नज़दीक से देखा है। और एमडीएम के थ्रू अटेंडेंस तो बढ़ा है लेकिन गुणवत्ता नहीं बढ़ी है शिक्षा की। और
मिड डे मील पूरी तरह प्रधानाध्यापक के जिम्मे कर दिया जाए, केवल निगरानी का काम प्रधान और एसएमसी देखे, एमटीए देखे, माता संघ बना करके देखे, जो ऑफिसर्स हैं वो देखे। लेकिन इसको यदि कर दिया जाता है केवल और केवल हेडमास्टर के जिम्मे, तो शायद इसमें सुधार ज़्यादा होगा। इसके बाद प्रतिदिन ऐप्स के माध्यम से डिजिटल निगरानी करिए अगर संभव हो तो, लेकिन निगरानी में भी हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि शिक्षक का कम से कम समय बर्बाद हो, कम से कम ध्यान और इफर्ट उसमें जाए, और वो बड़ी इजीली तरीके से इन चीज़ों की सूचना प्रदान कर दे। और प्रत्येक 6 महीने पे जो जिन दरों से आते हैं एमडीएम का कास्ट जो आता है, उसको प्रत्येक 6 महीने पे, महंगाई जब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हर चीज़ें महंगी हो रही है, दाल महंगा हो रहा है, खाद्य सामग्री महंगी हो रही है, तो उसको हम हर 6 महीने पे यदि अपडेट करते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ज़्यादा अच्छे ढंग का भोजन बन पाएगा। भाषा की समस्याएं हैं, कई बार स्थानीय बोली, दूर के शिक्षक रहते हैं और बच्चों की बोलियों का और उनके भाषा का स्तर अगर लो है, तो फिर शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके भाषा स्तर पर, उनके भाषा के साथ अपना अनुकूलन करे और बच्चों को उनकी भाषा में उनकी शिक्षा पढ़ाए, पाठ्यक्रम को और इजी बनाए, उनके कल्चर के साथ उसको जोड़े, उसका एडेप्टेबिलिटी बढ़ाए और जो एक भाषाई पृष्ठभूमि की कठिनता है उसको दूर करे। सरकार की तरफ से पुस्तकों का जो उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो समय से हो और कंप्लीट हो। बहुत बार किताबें बहुत लेट से आती हैं और पूरे सेट में नहीं आ पाती हैं। पता चला किसी खास विषय का, किसी खास तरह की किताबें बच्चों को पूरे साल उपलब्ध ही नहीं हो पाई। तो इस प्राथमिक शिक्षा को राजनैतिक जो उपेक्षा है और जो बजट की अपर्याप्तता है, इन दोनों से दूर करना होगा और प्रॉपर बजट दिया जाए। जब हम बात करते हैं, नीति 2020 बात करती है कि बजट का हम 6% हिस्सा खर्च करेंगे और यहाँ बजट का 3% भी शिक्षा पे खर्च ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और प्राइमरी स्कूलों की स्थिति तो और दयनीय है क्योंकि वहाँ शिक्षा का बजट अत्यंत अल्प है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएंगे? ये तो प्राथमिक शिक्षकों की ताकत है कि उन लोगों ने अल्प बजट और अल्प सुविधाओं में भी इस शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा है। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की निगरानी होनी चाहिए, बिल्कुल हो, और उसके आधार पर उसको प्रमोशन में भी लाभ दिया जाए या विद्यालय में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया जाए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी बढ़ाई जाए, उसके लिए प्रेरित किया जाए। इसके बाद शिक्षण में तमाम तरह के जो नवाचार हैं उसके लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जाए, निगरानी और मूल्यांकन की प्रणाली भी ठीक की जाए, तो ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बंद करने की बात आ रही है, जो मर्जर की बात आ रही है, जो कंपोजिट विद्यालयों में चेंज करने की बात आ रही है, ये बहुत सुखदायी नहीं है, बहुत फलदायी नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होने वाले हैं। इस बार असर की रिपोर्ट देखिए, सन 2024 की जो है एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, ये प्रथम एनजीओ के माध्यम से कराई जाती है और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, यहाँ तक कि वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, सारे इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और इस आधार पर पॉलिसी अपने क्रियान्वयन में भी उसका उपयोग करते हैं और फंडिंग में भी उसका उपयोग किया जाता है। ये तो बड़े अच्छे सुधार की ओर इशारा कर रही है और ये रिपोर्ट 2024 की बता रही है कि विद्यार्थियों की पठन क्षमता में 2 गुना सुधार हुआ है, गणितीय क्षमता और कुशलता के विकास में 3 गुना सुधार हुआ है, पहली बार छात्रों के लिए डिजिटल पहुंच भी सुनिश्चित की गई है और जो दैनिक उपस्थिति है छात्रों की वो 72.4 से बढ़ करके 2024 में 75.90 हो गया है। ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, अगर उपस्थिति 75% से ऊपर है तो इसे अच्छा माना जाना चाहिए। और शिक्षकों की उपस्थिति 2018 में जो 85.10 थी वो भी बढ़कर के 27.50 हो गई है। आधारभूत संरचनाओं में भी सुधार के संकेत हैं। जो एफएलएन, जो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का स्किल है, इसमें भी सुधार हुआ है। तो केवल नामांकन में मामूली गिरावट से और छात्र संख्या उपस्थित न होने के आधार पर स्कूलों को बंद किया जाना उचित नहीं है और उसका और समाज से हमको लेना चाहिए फीडबैक, टीचर से फीडबैक, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम फीडबैक लें, इसके बाद ही कोई कार्यवाही करें। और बहुत ज़रूरी है हमारे जो
शिक्षा मित्र हैं जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके मानदेय में एक प्रॉपर और बड़ी बढ़ोतरी की ज़रूरत है, या तो उनका स्थायीकरण किया जाए और उनका या तो फिर मानदेय ही हम एक अच्छे तरीका का रखें। और स्कूल बंद करने से स्कूलों की दशा सुधरने वाली नहीं है। आप कहते हैं कि हायर एजुकेशन को हम बढ़ाएंगे, सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन जब प्राइमरी एजुकेशन नहीं बढ़ेगा तो ऊपर के एजुकेशन नहीं बढ़ेंगे। और प्राइवेटाइजेशन, कारपोरेटाइजेशन सार्वजनिक क्षेत्र का कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इनको तो हम मुकाबले में वरीयता दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये पैसे के दम पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब भी देश काल का समय विपरीत होगा, सार्वजनिक संस्थाएं ही काम आती हैं। कोविड के दौरान ये पता चल गया कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी, अरे प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में कितना फर्क होता है। देश की सेवा वही करेगा जो सरकारी है। तो हम सरकार को, सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दें, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा दें, और इन स्कूलों को बंद करने से बाज आए। धन्यवाद। अब ये मुझे लगा कि एक बड़ी सामयिक वीडियो है, इस पे भी मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मैंने अपनी बात रखी, और इस पे आप लोग अपना रिएक्शन अवश्य दें। धन्यवाद। कैसे करता